अब देखिए रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं, जिसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक फर्म दो प्रकार के विद्युत उपकरण ए और बी का उत्पादन करती है। ए और बी के प्रति इकाई पर लाभ क्रमशः 20 और 30 रुपये है। प्रति इकाई ए उपकरण में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर और बी में 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर लगाने आवश्यक है। एक माह में कुल 210 मोटर और 300 ट्रांसफार्मर प्राप्त किए जा सकते हैं। बी उपकरण जो निर्यात मॉडल है कि प्रत्येक इकाई में वोल्टेज स्थिर रखने का एक यंत्र लगाना आवश्यक है और ऐसे यंत्र हमारे पास केवल एक माह में 65 ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमें अधिकतम लाभ के लिए एलपीपी का स्वरूपण करना है और लेखा चित्र में इसका हल भी दर्शाना है। हल बताने से पहले मैं बता दूं, आप अपनी पुस्तक जो है वो पास में रख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार प्रश्न को रिपीट करूंगा। देखिए, मान लेंगे कि फर्म में ए और बी क्रमशः अक्ष और वाई उपकरणों का उत्पादन करते हैं। अतः प्रश्न के अंत में हमें कहा गया है कि अधिकतम लाभ के लिए एलपीपी का स्वरूपण करना है, तो हम फर्म का कुल लाभ निकालेंगे। तो देखिए, जिसे हम जेड से निरूपित करते ही हैं, जिसका मान हो जाएगा 20x प्लस 30y, क्योंकि प्रश्न में बताया गया है कि प्रति इकाई पर लाभ कितना है, ए पर 20 है और बी पर 30 रुपये। इससे हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाती है। अब देखिए, चूंकि दोनों उपकरणों में एक माह में मोटरों की अधिकतम संख्या कितनी दी हुई है, 210 ही है। देखिए, ए में कितनी मोटर है, 3, और बी में कितनी है, 2। दोनों का योग कितना होगा, 210 हो सकता है, लेकिन 210 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी। अब देखिए, चूंकि दोनों उपकरणों में प्रति इकाई पर ए में 2 और बी में 4 ट्रांसफार्मर भी आवश्यक है, जो कि एक माह में हमारे पास 300 ही है। तो देखिए, तीसरी समीकरण के लिए ए में 2 है और बी में 4 ट्रांसफार्मर है, जो कि 300 से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन 300 के बराबर जरूर हो सकते हैं। यदि मैं 2 का पूरी असमीकरण में भाग लगा दूं तो इस प्रकार हमें तीसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, चूंकि बी उपकरण के लिए वोल्टेज स्थिर रखने का एक यंत्र जो है वो एक यंत्र माह में अधिकतम 65 ही उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें चौथी समीकरण में असमीकरण मिल जाएगी y लेस देन इक्वल टू 65। अब देखिए, चूंकि दोनों उपकरणों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती और ये लाइन हमें सभी एग्जाम्पल में लगभग लिखनी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें मान लेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिनका मान ऋणात्मक कभी हो नहीं सकता। अब सभी निष्कर्षों से हमें पता चलता है कि उद्देश्य फलन देखिए अधिकतम करना है, जिसके लिए z हमारे पास है 20x प्लस 30y, और प्रतिबंध क्या है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, और एक हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, और एक हमारे पास है y लेस देन इक्वल टू 65। और ऋणात्मक अवयव के लिए हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए, ग्राफ में दर्शाने से पहले हम क्या करेंगे कि समीकरणों को असमीकरणों को समीकरणों में बदल लेंगे। जैसे कि हमारी जो पहली यह समीकरण थी 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, इसको हमने समीकरण में बदल दिया, और 210 का यदि मैं पूरी समीकरण में भाग लगा दूँ, इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी असमीकरण से समीकरण बदलने पर इस प्रकार की हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण हमने इसलिए बनाई है ताकि ग्राफ में हमें बिंदु मिल सके रेखाखंड बनाने के लिए। देखिए, एक हमारे पास समीकरण बन जाएगी y बराबर 65 और एक हो जाएगी x बराबर 0 और y बराबर 0। अब देखिए, यदि ग्राफ में निरूपित करने से पहले मैं बता दूं, यदि मैं यहाँ पर y का मान यदि 0 ले लूँ तो x का मान क्या मिलेगा, 70। इसी प्रकार यदि मैं x का मान 0 ले लूँ तो y का मान क्या मिलेगा, 105। तो हमें दो बिंदु मिल जाएंगे, एक तो बिंदु x अक्ष पर मिल जाएगा 70,0 और एक इस समीकरण से y अक्ष पर बिंदु मिल जाएगा 105,0। अब देखिए, ग्राफ में निरूपित किस प्रकार करेंगे, 70,0 जो बिंदु है तो हमने यहाँ पर मान लिया, और इसी प्रकार उसी समीकरण से हमने एक 0,105 बिंदु मिला, वो हमने यहाँ पर मान लिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास एक रेखाखंड मिल जाएगा, और वो रेखाखंड किस से समीकरण से मिला है वो हम समीकरण यहाँ पर दर्शा देंगे। इसी प्रकार देखिए, अब हमारे पास जो समीकरण क्या थी, x प्लस 2y, जो मैं यहीं पर बता रहा हूँ, बराबर 0। इसमें देखिए, इस समीकरण में भी हमें दो बिंदु मिल जाएंगे, जैसे कि 150,0 और एक बिंदु मिल जाएगा हमारे पास 0,75, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार हमें रेखाखंड मिल जाएगा। उस पर जिस समीकरण से हमें रेखाखंड मिला है उस समीकरण हम दर्शा देंगे, तो हमें देखिए ये रेखाखंड मिल जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 65 से हमें यह समीकरण मिल जाएगी, जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि किस प्रकार ये रेखाखंड प्राप्त हुई है। y का मान 65 है, तो इसलिए इस समीकरण से ये रेखाखंड मिल गई है। अब देखिए, मेन जो हमें जानना क्या है वो देखिए यहाँ पर देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र है या नहीं। ये मैंने इसीलिए बताया है, यहाँ पर ये आपको बताने के लिए बताया है। देखिए कि यदि मैं यहाँ पर मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र है या नहीं, तो मान 0 लूँगा x और y के। देखिए, x और y का यदि मान 0 लूँ तो यहाँ पर हमें पूरा क्या मिलेगा, 0।
जो कि 210 के बराबर तो नहीं है लेकिन 210 से छोटा जरूर है, तो इस असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। यदि संतुष्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस असमीकरण से जो समीकरण मिली है उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 0 प्राप्त होगा और वो भी हम क्या कहेंगे कि 150 से छोटा है, तो वो भी क्या है, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ही। इसी प्रकार y में भी देखिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ ही होगा। और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इनका मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ इनका हल क्षेत्र किस प्रकार होगा। देखिए x का मान देखिए बढ़ता जाएगा, धनात्मक ही रहेगा, सदैव 0 तो हो सकता है लेकिन धनात्मक ही रहेगा। तो ग्राफ में 1 2 3 इस प्रकार से x की तरफ ही बढ़ता जाएगा और y एक्स का भी धनात्मक की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हल क्षेत्र देखिए ग्राफ में x का इस तरफ प्रकार बढ़ जाएगा x बराबर 0 समीकरण से, और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 समीकरण से y एक्स का इस प्रकार ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। और इस समीकरण का ग्राफ जो है देखिए मैंने एरो से दर्शा दिया कि मूल बिंदु की तरफ ही है, और इस समीकरण का भी ग्राफ देखिए मूल बिंदु की तरफ ही है। और y बराबर 65 जो है उससे मैं सभी समीकरणों से पता कर लिया है और एरो लगाकर दर्शा दिए कि मूल बिंदु की तरफ ही हल क्षेत्र है। तो इस प्रकार हमें उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ये प्राप्त हो जाता है और इसे हम बिंदु दर्शा देते हैं, जैसे कि O बिंदु, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु। और जिनके निर्देशांक हमें पता है वो तो हम लिख देते हैं, जिनके हमें पास नहीं है निर्देशांक उनके लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास C बिंदु के लिए निर्देशांक नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। C बिंदु से कौन कौन सी समीकरण गुजरती है, तो C बिंदु से देख लीजिए ग्राफ में आप देख चुके हैं कि एक तो x + 2y बराबर 150 और y बराबर 65, ये दोनों समीकरणें गुजरती है। तो इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास C बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए B बिंदु के लिए क्या करेंगे कि कौन कौन सी समीकरण से गुजरती है B बिंदु से, तो B बिंदु से एक तो 3x + 2y बराबर 210 और एक x + 2y बराबर 150 समीकरण गुजरती है। आप इन दोनों को हल करने के लिए कोई भी विधि यूज कर सकते हो। इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास देखिए B बिंदु के निर्देशांक भी मिल। उद्देश्य फलन को हम सारणी के द्वारा दर्शाएंगे। देखिए शीर्ष को मैंने यहाँ पर दर्शा दिए बिंदुओं को, जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है उसी के शीर्ष ही निर्देशांक इन बिंदुओं के यहाँ पर दर्शा दिए हैं। और उद्देश्य फलन के z जो है हमारा क्या है 20x + 30y, तो हम क्या करेंगे, देखिए O बिंदु के लिए x का मान 0 लिखेंगे और y का मान भी 0 लिखेंगे, तो हमें मान जो प्राप्त होगा हमने लिख दिया जैसे 0, और इसी प्रकार x और y के मान लिखते जाएंगे और हमें इस प्रकार से ये मान प्राप्त होते जाएंगे। अब हम देखिए इन सभी मान को आप आराम से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब देखिए अंत में हम क्या कहेंगे, अतः दी गई समस्या का हल क्षेत्र जो है वो OABCDO है। आपको ग्राफ ने पहले ही दिखा दिया है मैंने। चूंकि उद्देश्य फलन का अधिकतम मान आपने देख लिया सारणी में B बिंदु पर मिल रहा है जिसकी निर्देशांक है 30,60, ठीक है। तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए A प्रकार के तो 30 व B प्रकार के 60 उपकरण बनाने होंगे जिन पर उन्हें 2400 रुपये का अधिकतम लाभ होगा।